किसी को कुछ पूछना है? केस के बारे में पूछना है, किसी आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो आप। पूछो। हेलो, हाँ नमस्कार बोलो। सर। नमस्कार। हाँ, हाँ सर, जैसे अभी जो जोगरेन सिंड्रोम के पेशेंट हम लोग देखते हैं, कौन से? तो हम अपने जोगरेन सिंड्रोम में यानी उनको आंखों में आंसू नहीं आते या फिर सलाइवा सीक्रेट हाँ नहीं होता, हाँ पूरी निरुक्तता आ जाती है, हाँ। तो उनको हम हमारे आयुर्वेद में कैसे विचार करेंगे? यानी हर हम्म इंसान, यानी भले वो व्याधि अलग अलग इंसान है, व्याधि वो हम्म एक ही है, पर हमारे इसमें हम्म संप्राप्तियों में क्या क्या आ सकता है, यानी कौन कौन हम्म। से विचार आ सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ माइक आप बंद बंद कर दो। हम्म। तो आंखों में पानी नहीं आना, नेत्र रुक्षता। हम्म। ठीक है। तो इसमें क्या विचार कर सकते हैं, ऐसे ये बोल रहे हैं। अब क्या करना, या ऐसी व्याधि स्वरूप देखा जाए तो हमारे शास्त्र में ये व्याधि स्वरूप नहीं है, लक्षण स्वरूप है ना, व्याधि स्वरूप नहीं है। तो व्याधि स्वरूप इसको मॉडर्न ने बोला है। तो हमें क्या करना है, जो मैंने अनुक्त व्याधि के लेक्चर में बोला है, तो क्या करना, हमें नेत्र जो अवयव है, इस ये कौन सा है, उत्तमांग में अवयव है ना, जो कफ स्थान है वहाँ पे ये अवयव है। तो उसमें अगर रुक्षता आ गई तो ये कफक क्षीणता है। तीसरा, दूसरा नेत्र जो है वो मज्जा धातु जो है इसका अवयव है। तो मज्जा में होने वाला क्षय, इसमें भी ये लक्षण दिखाई देगा, या फिर मज्जा में आई हुई दुष्टि, ये भी लक्षण इसमें दिखाई देगा। और क्या, और इसमें क्या कर सकते हैं कि नेत्र, ये नेत्र में आई हुई रुक्षता, इसका निदान वातज नेत्र रोग ऐसे करके त्रिफला घृत का तर्पण करना, नस्य करना, ये सब हम चालू कर सकते हैं। तो किसी भी एंगल से हमें जाना चाहिए। दूसरी बात जो है कि नेत्र जो है वो पित्त का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्रहणी में दृष्टि आ गई तो नेत्र में खराबी आती है। हाँ, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसे कुछ सार्वदेहिक लक्षण है क्या, वो देखना। अगर वातज ग्रहणी दिख रही है तो आपको वातज ग्रहणी करके ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, और स्थानिक ट्रीटमेंट में तर्पण करना, नस्य करना, ये करना चाहिए। हाँ। दूसरा, नेत्र के लिए क्या क्या अच्छा है शास्त्रकारों ने बताया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें क्या क्या आया है, एक तो त्रिफला घृत आया है, जो बहुत त्रिफला चूर्ण आया है, जो अलग अलग अंदाज में नेत्र के लिए प्रयोग करना है। तो अभी रुक्षता है इसलिए त्रिफला घृत का प्रयोग करना है, नस्य में त्रिफला तेल का प्रयोग करना है। दूसरा, पादाभ्यंग करके है, तो पादाभ्यंग नित्य होना चाहिए ना उस पेशेंट को जिसको आंखों में रुक्षता है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है कि ये है कि रोज पादाभ्यंग, और बहुत तेल जो है वो पादाभ्यंग करना, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जैसा नहीं लगाना, एज ए ट्रीटमेंट पार्ट आपको वो पादाभ्यंग करना है। तो ऐसे करोगे तो नेत्र से पाद से गई हुई दो सिराएं जो है वो नेत्र में जाती है, ऐसा शास्त्रकारों ने दिया है। और अगर आपने पाद को अभ्यंग कर दिया तो आँखों का प्रसादन होता है। ठीक है। तो इसलिए पादाभ्यंग चालू करना। तीसरी बात क्या है, जो मैंने बोला ये तो पहले सब देखो, नेत्र मज्जा का अवयव है, कफ क्षीण के लक्षण है, ये सब देखना ही है आपको, वात वृद्धि के लक्षण, ये सब देखना ही है। दूसरा क्या आपको देखना है, पादाभ्यंग। तीसरा, अपत्य क्या क्या है नेत्र के लिए, और वो इंसान वो खा रहा है क्या, वो देखना। अपत्य मीन्स क्या, विरोध धान्य, ये आंखों के लिए हानिकारक है। हाँ, विरोध धान्य का श्लोक देखोगे तो उसमें ग्लपन है, हाँ, नेत्र के लिए हानिकारक है, ऐसे सब कुछ है। तो विरोध धान्य हानिकारक है। और क्या क्या हानिकारक है आंखों के लिए, कि बहुत तीक्ष्ण उष्ण चीजें जो है खान पान में रहती है, वो आंखों के लिए हानिकारक है। आतप सेवन आंखों के लिए हानिकारक है ना। तो जो जो आंखों के लिए हानिकारक है, या फिर शुष्क शाक, ये आंखों के लिए हानिकारक है। अगर रोज आप शुष्क शाक का सेवन कर रहे हैं तो वो आंखों के लिए हानिकारक है। तो ऐसी लिस्ट ऑफ चीजें ग्रंथकारों ने दी है जो आंखों के लिए हानिकारक है, वो पहली चीजें जो है वो बंद होनी चाहिए। एक, एज ए व्याधि, आंखों का व्याधि एज ए। हाँ। और फिर आंखों के लिए अच्छा क्या क्या है, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण के लिए बोला है कि ये आपके खान पान कहाँ जहाँ आप प्रयोग कर सकते हो वहां प्रयोग करो, ऐसा बोला है। तो हम क्या करना है, युक्तिपूर्वक प्रयोग करना है, शास्त्रोक्त करना है। तो हमें त्रिफला घृत का प्रयोग करना है। एक तो उसका अंजन भी कर सकते हो, तर्पण भी कर सकते हो, नस्य भी कर सकते हो, वो पेशेंट कैसा है उसके अनुसार। अभी आपने मॉडर्न की व्याधि बताई इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ।
तो इस प्रकार से अगर किया जाए तो ये सब लक्षण ये होते हैं। आजकल क्या है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और ये जो लक्षण है ये दिखते हैं, ठीक है, सभी में दिखते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है तो ये नेत्र का अतियोग हो जाता है और अतियोग के कारण वात वृद्धि होती है, ठीक है। तो अभी ये बहुत कॉमन आंखों की समस्याएं हैं कि आंखें रुक्ष हो जाती है। तो अतियोग से क्या होगा, मज्जा मज्जा का भी क्षय होगा, मज्जा की दृष्टि होगी, वहाँ वात प्रकोप होगा, तो हमें मज्जा धातु पर काम करना चाहिए। तो अनुवासन बस्ती देना या फिर बड़े मात्रा में अगर ये व्याधि हो और आपको उस प्रकार से लग रहा है तो बस्तियां भी चालू करो, ताकि क्या होगा, मज्जा भी अच्छी होगी। ये होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, और एक बात ध्यान रखो, देखो आँखों का अतियोग होता है, स्क्रीन का अतियोग होता है, मोबाइल लैपटॉप ये इसके वजह से। बाकी के कंटेंट आपके मन में जाते हैं वो बात अलग है, वो तो प्रॉब्लम है ही। पर एक मज्जा धातु के स्तर पर क्या हो जाता है, मज्जा का अतियोग हो जाता है उस धातु का, उस कार्य का, और मज्जा क्षय होने लगता है और इससे मज्जा प्रीति कम होती है इंसान की। मज्जा प्रीति मीन्स क्या, जो माँ का बेटे के प्रति जो प्यार रहता है उसको मज्जा प्रीति बोलती है, प्रीति बोलते हैं। और एक पुरुष का स्त्री के प्रति जो प्यार रहता है, आकर्षण रहता है, वो शुक्र प्रीति रहती है। तो ये जो मज्जा प्रीति है, ये भाव कम हो जाता है और भाव अभी अभी के नेक्स्ट जनरेशन में कम हुआ ही है, ठीक है। तो उसका कारण ये भी एक है। हाँ, तो बॉन्डिंग कम होना, रिलेशन जल्दी ब्रेक होना, ये सब जो है वो स्क्रीन टाइम बढ़ाना और इसके सब के ये एक हेतु है, हाँ, अगले जनरेशन में। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी, और जो बोला उस प्रकार से ट्रीटमेंट करो, तो फर्क पड़ता है। मेरे पास ऐसा पेशेंट आया था, हमने उसी प्रकार से ट्रीटमेंट की। हाँ, मज्जा धातु पर काम करना, त्रिफला घृत का नस्य करो, आंखों में डालने के लिए दे दो, और मुख्य पादाभ्यंग का बहुत फर्क पड़ता है, और वो बहुत पादाभ्यंग करना, क्योंकि वो एज ए ट्रीटमेंट पार्ट हमें करना है। हाँ, तो अपना कोकोनट ऑयल है या फिर त्रिफला घृत का भी पादाभ्यंग किया तो भी अच्छा होता है। हाँ, तो ऐसा किया तो आंखों की रोशनी ये हो जाती है। नस्य करना, कर्ण पूर्ण करना, शिरोअभ्यंग करना, रोज सिर को तेल लगाना, ये सिर के बालों के लिए अच्छा है, सिर के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा रहता है ना। तो वो भी करना। तो ऐसे सभी एंगल से अगर ये ट्रीटमेंट हमने कर दी तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आने दो या फिर कोई सिंड्रोम भी आने दो, हाँ, हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट जो है सिद्धांत के आधार पर है, ठीक है। और उसमें कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ क्या आपका? हाँ सर। हाँ, सर देखो ये तो नित्य आंखों ये, का, पर जो मुंह हाँ, में जो बोलो। ड्राइनेस आ रहा है, ये तो आंखों का हुआ, पर वो मुंह में जो ड्राइनेस आ रहा है उसमें भी किसमें वैसे हम बोधक का, किसमें? मुंह में, माउथ में। हाँ, ड्राइनेस ही आ रहा है उसको, तो देखो ना, उत्तम अंगों में ड्राइनेस आना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इससे बाकी आगे आगे क्या होगा, ये वात प्रकोप से इंद्रिय हानि हो जाएगी, है ना। तो अभी से उसको नस से चालू कर, नस से तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होगी इनमें तो, है ना। तो नस से चालू ओके कर सर। दो, शिरोबस्ती चालू हम्म, कर दो, ये सब करो पूरा। एटलीस्ट डिटेल, ये मैंने गाइडलाइन दी, आप डिटेल केस हिस्ट्री ले लो। तो कौन सा नस से करना है ना, कौन सा गुरुत्व का प्रयोग करना, ये सब आगे होगा, है ना। उदान काल में औषध का प्रयोग करना ये इंपॉर्टेंट है ना इसमें। हाँ, उदान काल में गुरुत्व देना, उदान काल में उस प्रकार से औषध का प्रयोग करना, ये है। और डिटेल केस होगी तो हम वो त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला घृत जो है, वो लोह भस्म के साथ देना है क्या, यष्टि मधु साथ के देना है क्या, शहद के साथ देना है क्या, इसका विचार हम कर सकते हैं, है ना। आंवला चूर्ण, ये आंवला का क्वाथ और त्रिफला घृत, इस प्रकार का चाटन भी आया है, तो ये देना है क्या। हाँ, तो ये डिटेल केस होने के बाद ये हो जाएगा। और बेसिक जो चीजें है वो आंखों के लिए हानिकारक क्या क्या है ये मैंने बोल दिया, क्या क्या, शुष्क शाक है, हाँ, सिरका है, हाँ, कुलत्थ है ना। वेगावरोध आया है, हाँ, आंखों के इसमें वेगावरोध आया है, अजीर्णाशन से आंखों की शक्ति हानि हो जाती है। तो इतने बारीक बारीक पॉइंट हो जाते हैं, हाँ, सिर्फ आंखों का अगर विचार किया जाए। दिन में सोने वालों को भी चश्मा लगता है ज्यादा, और ये होता है, तो दिवास्वाप भी हेतु आया है। तो ये सब कुछ जो है वो देखना। ओके सर। और मुंह में हो रहा है वैसा दिक्कत आ रही है तो पूरा सिर का विचार करना, नस्य का विचार करना, गंडूश का विचार करना, है ना, ऐसा करना, तो हो जाता है। वात के जो गुण है,
चाप जो जो बड़े हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं स्निग्ध भाव से, और ये चला जाता है ये सब चीजें। आपको लगता नहीं, पर ओके पादाभ्यंग के कितना इतना ये है कि पाद को लगाया हुआ तेल आंखों में जाएगा और आंखों को प्रसादन करेगा। ये मैजिक लगता है पर ये होता है। आप कड़वा रस ले लो और उसमें पैर डुबो के रखो। हाँ, कड़वा कोई भी रस ले लो और उसमें पैर डुबो के रखो। एक 40 मिनट में मुंह में कड़वाहट महसूस होती है। ठीक है, एक 40 मिनट में हाँ मुंह में वो कड़वा रस आ जाता है। लिटरली आता है। तो रोज अगर हम वहां अभ्यंग करेंगे पाद को, चाहे वो त्रिपुरा घृत से करो, अभ्यंग प्राय क्या करना, तेल से ही करना। तो त्रिपुरा तेल से करो या फिर नारिकेल तेल से करो, जो आपको वो युक्ति प्रमाण से आपको ये है, तो उससे अभ्यंग करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो पादाभ्यंग कभी छोड़ना नहीं। द्वे पाद मध्ये पृथक सन्निवेशे शिरे गते ते बहुधा में, दो पाद पैरों से ऐसे सिरा गई है, और दो वो जो गए हैं वो पृथक सिराए आंखों में गई है, ऐसे बोला है वाग भट्टाचार्य ने। तो ये करना है। हाँ, तो इस प्रकार से करो। ठीक है। पेट साफ नहीं हुआ तो भी आंखों की तकलीफें हो जाती है ना। तो इसीलिए अवष्टंबक और विदाही अन्नपान ये भी आंखों के लिए हानिकारक बोला है। तो वो भी देखो। हाँ, वो एग्जैक्ट केस होगी ना तो मैं और प्रिसाइज बोल सकूंगा। ठीक है, पर इतने सब विचार करने हैं। हाँ, ऐसे। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ हम्म, सर, मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजा है एक हाँ पेशेंट का, हाँ। फेस का है उसका। हम्म, यही पेशेंट के दूसरा। नहीं सर, ये दूसरे पेशेंट है, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। ठीक है, वो फिर बाद में देखते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजा है कि व्हाट्सएप पे? सर ठीक है, मैं आपके बाद में व्हाट्सएप फिर पे। बोलूंगा उसके बारे में। पीछे जाऊंगा तो ये हो जाएगा शायद। और सर नहीं, वो नेक्स्ट पेशेंट का पूछना था, नहीं उनका भी पूछना था। आपको जो फ़ोटो एक भेजा है एक मिनट में नेक्स्ट पेशेंट। एक मिनट में पीछे जरा जाकर देखता हूँ फोटो। हाँ, ये शोथ है और आंखें लाल हुई है, ये है ना। हाँ सर हाँ। हाँ, ठीक है। एक यानी मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलो अब। सर वो हिस्ट्री ऐसे दे रहे हैं कि यानी 18 महीने पहले उनको फ़ीवर आया था। हाँ। फ़ीवर, हाँ फ़ीवर आया, और फ़ीवर के 2 दिन बाद उनके टॉन्सिल्स बहुत बढ़ गए। हम्म, यानी हम्म, टॉन्सिल्स बढ़े, फिर उन्होंने यानी तो भी उसके बाद भी उन्होंने 3 दिन सफ़र किया। यानी हम्म, डॉक्टर के पास गए नहीं, उन्होंने गंडूश वगैरह उनका घर पे ही शुरू था, यानी हरिद्रा डाल के। और फ़ीवर के लिए उन्होंने पैरासीटामोल यानी खुद लेते रहे ऐसे फार्मेसी में जाके। हम्म, फिर उसके बाद टॉन्सिल्स कम नहीं हुए तो वो डॉक्टर के पास गए 3 दिन के बाद। तो हम्म, डॉक्टर ने मेडिसिन दी उनको, बोलते हैं हम्म, पहला डोज दिया तो पहले डोज से कुछ नहीं, सेकेंड डोज से उनको ऐसा हो गया। हम्म, अब मेडिसिन के सेकेंड डोज से उनको इतना ये ऐसा फेस हो गया उनका। और हम्म। उसके बाद उन्होंने बहुत डरमेट को इधर उधर दिखा दिया। अभी वो 16 महीने से उनका फेस वैसे का वैसा ही है, कुछ हाँ, भी कम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यानी। तो और वो सब वर्क रेडनेस में है, तो। आरक्त वर्णता है ना। हाँ सर। वो जिस जैसा चेहरा अभी दिख रहा है उसमें सूजन है और आरक्त वर्णता है ना। हेलो, आपका माइक बंद हो गया। हाँ सर हाँ सर हाँ। हाँ, बराबर है ना, वही ना। हाँ सर आंखों हाँ के हाँ। आगे शोथ है, सूजन है, आरक्त वर्णता है, ये है ना उसको। हाँ हाँ हाँ। सर हाँ। तो अभी क्या है, इस केस में मिसिंग लिंक बहुत है, क्योंकि कौन सा ज्वर आया था, चिकित्सा व्यापक हुआ है क्या, है ना, ये सब मिसिंग लिंक है, बराबर है ना। पर जो दिख हाँ रहा सर। है आरक्त वर्णीय, जो दिख रहा है सब कुछ, चेहरा पूरा पूरा लाल हो गया है, इसका पूरा मतलब ये अभी ज्वर है क्या उसको। नहीं सर, अभी ज्वर नहीं हाँ, है। पर जो अभी शोथ नहीं। भी तो हुआ, जो शोथ है उसको दर्द होता है वहां पे। हाँ सर, दर्द भी हाँ, होता ठीक है, है, पर जलन भी होगा ही होती दर्द, है। क्योंकि ये पहली संप्राप्ति जो हुई वो ज्वर की हुई, जो अग्नि जो है वो शाखागत गई, है ना। और हाँ क्या होगा, उसका विमारगमन हुआ, ज्वर हुआ। बाद में जो ट्रीटमेंट हुई वो उस प्रकार की पाचन की ट्रीटमेंट हुई नहीं। हाँ, तो हाँ क्या हुआ, उच्च चिकित्सा व्यापक हो गया और वात प्रकोप हो गया, और वायु ने जो पित्त को, आम को जो है वो मुख की ओर, नेत्र की ओर इस प्रकार से फेंक दिया। इस प्रकार की कुछ संप्राप्ति बनी होगी कुछ बीच में चिकित्सा व्यापक के कारण। अभी जो है हाँ। वो वातपित्तात्मक संप्राप्ति है। हाँ, अभी उसका पेट साफ होता है क्या? हाँ सर, पेट साफ होता है, यूरिन भी नॉर्मल है, जीवा बहुत शांत थी। नहीं, अभी अभी जीवा साम है। हाँ सर हाँ, अभी जीवा शांत है। हाँ, अभी जीवा साम है। तो अभी क्या करो उनको, अभी ये जो शोथ है, शोथ भी है और शूल भी है उनको।
हाँ, हाँ अभी सर। ये शाखागत गया है सब कुछ पित्त, ठीक है, और हाँ ऊपर की ओर गया है। अभी उनको क्या करो, अभी पसीना बिसीना आता है उसको। हाँ सर, पसीना तो आता है हाँ, बोल रही हूँ। अभी तीखा बिखा जो कुछ खा रहे होगे वो पहला पूरा बंद कर दो, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ और सर। उनको जो है लिख लो क्या, हाँ सर। धमासा, अमृता, मुस्ता, एक विश्व। सेकंड। हाँ सर, एक सेकंड। धमासा, अमृता। हाँ। मुस्ता, विश्व हाँ सर। और परपटक। हम्म, ठीक है सर। इसका हाँ। क्वाथ दे दो। हाँ, ये ठीक ये है। जो कॉम्बिनेशन है ये अष्टांग हृदय का है। वात ज्वर और पित्त अच्छा ज्वर, सर। हाँ, ऐसा करके है। तो हाँ। ये क्या करेगा, इसमें थोड़ी कुटकी भी डाल दो, ये बाकी सम प्रमाण में दे दो, और आधा मीन्स अगर ये चमचा 1 चम्मच धमासा 1 चम्मच अमृता ऐसा होगा, तो कुटकी जो है वो आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच उसके अनुसार दे दो। हाँ, तो टॉयलेट पे यानी इन उसको हो सब रही की है तो मात्रा इसलिए में। आधा चम्मच दे दो। हाँ, ओके सर। और हाँ ये सर। क्वाथ जो करा करके उसको पिलाने बोलो उसको। तो क्या होगा, ये सब ओके। उसका पाचन होगा अच्छा सा, ज्वर गया नहीं है। वो पित्त हाँ। के साथ आम मिल गया और ऊपर की ओर गया। तो ये कॉम्बिनेशन दे दो, शूल कम हो जाएगा, दाह कम हो जाएगा, रक्त वर्णता कम हो जाएगी, पाचन होगा, शोथ जाएगा। हाँ, ये चालू कर दो उसको। हाँ। ये सभी दवाइयाँ मिल जाती है इजीली। हाँ, धमासा मिलता है, अमृता मिलता है ना, मुस्ता भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। तो ये चालू हाँ कर सर। दो। हाँ सर, जैसे अभी चिकित्सा व्यापक करके हम ऐसे कुछ हाँ, जैसे चिकित्सा यानी। व्यापक हुआ है क्योंकि एलोपैथी का इंटरवेंशन बीच में हुआ है, तो ज्वर में पाचन हाँ। नहीं हुआ होगा, और बहुत सी चीजें हुई हम्म, होगी जो हमें अभी मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। तो अभी लक्षण के हाँ। स्वरूप में तो इतना दिख रहा है कि अग्नि का तो विमार गमन होता ही है ज्वर में, तो इसके हाँ। साथ उन्होंने वो पैरासिटामोल ये वो करके ज्वर को निकाल दिया, और विमार्ग गमन हुआ हम्म। हुआ अग्नि, विमार्ग गमन हुआ हुआ पित्त, है ना, हम्म, वो निकाल नहीं पाए। और ये सब हाँ। विमार्ग गमन हुआ है, इसके इसके पीछे एक तो वो अग्निमांद्य अजीर्णा जैसे कारण होंगे, नहीं तो वात ने फेंका होगा आशय अपकर्ष गति से, कुछ तो एक कारण होगा। पर पेट तो साफ हो रहा है, इसका मतलब उदावरत जन्य कुछ लक्षण नहीं दिख रहे, नहीं तो अनुलोमन हम दे सकते थे खाना खाने से पहले। पर उस प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो अनुलोमन का विचार करके पित्त शमन का विचार करना है। पर दिख रहा है जिस प्रकार से, तो उसमें इस प्रकार से दिख रहा है कि शाखागत गया, अभी वो निकल नहीं रहा है। जब शाखागत लीन हो जाते हैं दोस्त, तो झट से ट्रीटमेंट से यश नहीं मिलता, जो इसके इसमें हो रहा है कि यश नहीं मिल रहा है ना। इतनी सी छोटी चीज है, एलोपैथी के अनुसार ये आरक्त वर्णीय है ना, और शोथ है, एक हाइड्रोकोर्टिजन दिया तो भी बैठना चाहिए उनके अनुसार, बरोबर है ना। पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये लीनता आ गई है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन दे दो, अच्छा सा पाचन होगा, और खाने में जो है पित्तवर्धक आहार विहार जो कुछ है और विरुद्ध आहार विहार जो कुछ है वो बंद कर दो। हाँ, तो ये ठीक होने वाली केस है, ठीक है। ओके सर। हाँ। मोस्ट ऑफ हाँ द सर। ऐसे थैंक यू। केसेस, ऐसा जो पेशेंट दिखता है मुख्य जो है वो मद्यपान के रुग्ण में दिखता है। हाँ, और अच्छा, नहीं सर, हिस्ट्री नहीं है, नहीं फिर नहीं पूछा इसमें नहीं मैंने है, मैं बोल अल्कोहल। रहा हूँ, तो मैं संप्राप्ति हाँ। कैसे जोड़ ये कह रहे, तो मद्य जो है वो सर्वगुण से पित्तवर्धन करने वाली चीज है। हाँ तो सर। उसमें जो पित्त प्रकृति अगर हो रुग्ण, और शरद ऋतु हो, हाँ, ऐसा कुछ तुल्य बल के हो, और उसने मद्यपान किया हो, तो चेहरा उस पित्त प्रकृति के इंसान का इस प्रकार से सूज जाता है, आंखों के नीचे वो आरक्त वर्णय आता है, मुख आरक्त वर्णय आता है, पूरा हैंग ओवर होता है, 2-3 दिन लगते हैं। तो ठीक है ना, तो उनको भी यही देना हाँ वात सर। पित्त ज्वर के पास। हम्म, ऐसा। ओके सर। हाँ। मधुकोश टीका में पित्त किससे बढ़ता है, सभी गुणों से, तो इसमें तीखा रस जो है वो, और मद्य बोला है ना। हाँ, तो ये आउट ऑफ स्टोरी हो गया हमारे केस विषय, तो ये कर दो जो बोला है वो। अच्छा, ठीक है सर। संधिशूल जो ये लक्षण है। कौन सा, इसका ही आप ही बोल रहे हो तो दूसरे केस है। हाँ सर। नहीं सर, यानी ये जनरल पूछ रहे सर, जैसे हाँ। संधिशूल पेशेंट लेके आ रहा है, हम्म। तो उसमें हम क्या क्या, यानी जैसे सिर्फ वहाँ पे अस्थि संधियों का ही विचार करना चाहिए कि और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे विचार करनी चाहिए, जैसे पांडु में भी हो सकता है, हम्म। अम्ल पित्तजन्य भी हो सकता है, तो ऐसे और क्या क्या यानी दिमाग में नया नया लाना चाहिए नहीं, तभी जैसे पहले तो हमको आप पहले तो कोई डायग्नोस करो मत, मीन्स डायग्नोस मीन्स ये पांडु है ऐसा डायग्नोस भी मत करो, क्योंकि कभी हाँ बहुत रेयरली आपको ऐसा टिपिकल पांडु मिलेगा जो पांडु के पूर्व रूप दिखाता है और वो पांडु ही है, वातज पांडु है, ऐसे टिपिकल निकलेगा। क्योंकि
लक्षण संकर, व्याधि संकर, ये सब कुछ आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमें जो उसके हेतु देखने के बाद, लक्षण देखने के बाद, हमें संप्राप्ति का फ्लो चार्ट बनाने आना चाहिए, ठीक है। हमें संप्राप्ति जो है वो लगाने आनी चाहिए। ये जब तक आती नहीं तब तक ये डायग्नोसिस का कुछ फायदा नहीं। उसके बाद आप करो डायग्नोसिस या ना करो, आपको संप्राप्ति समझ में आ गई ना तो सब कुछ हो गया, ठीक है ना। संधि शूल है ना, तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है, तो ज्वर से लेकर और निदान स्थान में भी ज्वर से लेकर, इनमें हेतु क्या क्या है वो पहले पूछने, है ना। हेतुओं के आधार पर वो संधि के लक्षण कैसे कैसे है, संधि में स्तंभ है क्या, रक्तवर्णीय है क्या, दाह है क्या, शूल कब बढ़ता है, काम करते समय बढ़ता है क्या, सोते के बाद बढ़ता है, इसके अनुसार वो संधि शूल वातज है, पित्तज है, कपज है, वातानुबंधी है, पित्तानुबंधी है, कपानुबंधी है, आवृत्त है, आम है, शोत क्या है, ये सब कुछ आएगा। ये कुछ भी नहीं है, आघातज है, खवैगुण्यजन्य है, रक्त दोष दुष्टजन्य है, ये सब कुछ क्या कब आएगा, जब आप प्रश्न बहुत पूछोगे तब। और प्रश्न कैसे पूछना, ये सभी को लेकर पूछना आपको, ठीक है ना। कोई भी शूल का पेशेंट आए, शूल कब बढ़ता है ये देखना, कितना शूल रहता है, शूल का स्वरूप क्या है, क्या खाने के बाद शूल बढ़ता है, क्या नहीं करने के बाद शूल होता है, उपशय क्या है, अनुपशय क्या है, कौन से ऋतु में बढ़ता है, कौन से ऋतु में नहीं बढ़ता, पहले कुछ आघात हुआ है क्या, ये सब जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो एक पैटर्न है ना, वो पूछना ही पूछना। इसके लिए पहले से निकाल के रखो क्या प्रश्न पूछना है उस प्रकार से, ठीक है ना। और ये पूछने के ओके बाद सर। निदान हो ही जाता हाँ। है, हेतु वितु पूछने के बाद, ठीक है ना। पेशेंट बोल रहा है मुझे ओके काम सर। करने के हाँ। बाद शूल बढ़ता है, तो ये वातज है। पेशेंट बोलता है नहीं, सुबह उठते उठते ही बढ़ता है, फिर काम जैसे करोगे शूल कम होता है, या आवृत्त कब का है। पेशेंट बोलेंगे मैं कोल्ड आइस लगाया तो शूल कम हो जाता है, तो ये रक्तज है, पित्तज है, ठीक है ना। तो पेशेंट खुद ही एक आपको ओके। ट्रीटमेंट का एक ये देता है, लाइफ लाइन देता है, जैसे एक एबीसी में देते हैं, हमें वो यूज करने आनी चाहिए लाइफ लाइन, ठीक है ना। पेशेंट बोल रहा है मुझे तेल से शूल ओके। बढ़ता है और आपने तेल ही दिया उसको, ऐसी गलतियां नहीं करनी, बराबर है ना। क्योंकि पेशेंट वो हम्म। खुद अपने आप में उस व्याधि का डॉक्टर हुआ रहता है बार बार, क्योंकि उन्होंने उस व्याधि को अनुभव किया रहता है, उस व्याधि कब बढ़ती है, मेरी व्याधि कब कम होती है, उस व्याधि में मुझे कौन सी दवाइयाँ सूट होती है, कौन सी दवाइयाँ नहीं होती, उसमें उसकी मास्टरी हुई रहती है पेशेंट की, बराबर है ना। तो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे वो तेल लगाने के बाद शूल दर्द हो रहा है, तो हम बोल नहीं 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 नहीं, फिर भी आपको मेरा तेल लगाना पड़ेगा, ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें, बराबर है ना। ओके सर। हाँ। हाँ, तो पहला पेशेंट का बहुत सुनो, हाँ, पहला क्या होना, हाँ श्रोता सर। होना चाहिए, बहुत आपने सुनना चाहिए, और बाद में सुनने के बाद फिर आपका अगर वो जो कुछ आयुर्वेद के जो हमारा फिल्टर है वो लगाने के बाद क्या हो जाता है, निकल ही जाता है चोर कौन है और पुलिस कौन है। हम्म, ऐसा है। हाँ अगर सर। वो नहीं कुछ बता रहा है तो हमारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की लिस्ट रहनी चाहिए और वो पूछनी चाहिए, ऐसा है। ओके सर। हम्म। ओके सर। और कोई भी अनुक्त थैंक यू। व्याधि हो, कोई भी अनुक्त सिंड्रोम हो, कोई भी कुछ भी हो, वात पित्त कफ छोड़ के और धातु छोड़ के कोई नहीं कुछ करने वाला, हाँ, इसके परे कोई नहीं है विचार, है ना। हाँ सर। तो हमें क्या हाँ। करना है, वात के लक्षण, पित्त के लक्षण, कफ के लक्षण, ये सब में पूछने ही पूछने हैं पेशेंट में। वात के हेतु, पित्त ओके। के हेतु, कफ के हेतु कुछ नहीं पूछने। आपको श्लोक बाहट करने ही करने, नहीं बाहट कर पा रहे तो लिख लो बार बार। एक पेपर ऐसे हो रहा है कि पेशेंट आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कितने प्रश्न पूछो, क्या पूछो, कुछ छूट ना जाए, क्वेश्चन पेपर पर लिख लो। वात के लक्षण, पित्त, पहले पहले एक 10 15 20 50 100 पेशेंट में आपको वो प्रश्न पढ़कर पूछने पड़ेंगे, बाद में वो बाहट हो जाएंगे। और ये लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है बाहट ही कर लो। सर नहीं, ये व्याधियों के जो लक्षण दिए हैं या फिर आवृत्त व्रात के जो लक्षण, ये सब लर्न करना चाहिए क्या, यानी ये सब हाँ, जितना बाहट करो, बाहट ताकि करना ये हमको बहुत इजी उससे। रहता है, बर ठीक है ना। तिक्त, उष्ण, कषाय, अल्प, रुक्ष, प्रमित भोजन ही। अब ये मैं ऐसे कैसे याद रखूं, नहीं याद रखेंगे। अगर ये श्लोक मेरा बाहट होगा तो इजी रहेगा, एक ही झटके में बाहट होते, फिर 2 महीने 2 साल के बाद पेशेंट आए, 3 साल के बाद मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा श्लोक ही बाहट है। प्रमितासन है क्या, हाँ। वृक्ष भोजन है क्या, वेगावरोध है क्या, ये मैं मेरा श्लोक ही बाहट होगा तो मैं क्यों वो बार बार पढ़ूं, है ना। तो इसलिए हाँ सर। श्लोक बाहट करना ये इजी मेथड है एक्चुअली, उसको बर्डन नहीं समझना चाहिए कि श्लोक कैसे बाहट करूं। रोज 4 4 5 4 5 श्लोक अगर बाहट करते जाओगे ना
हाँ, तो कई महीनों में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, बहुत होते हैं, और दिन में इतना टाइम रहता है हमारे पास। और जब ओके ऐसे सर। बाहर करने के बाद पेशेंट उस प्रकार का आता है ना, तो उसमें जो आनंद मिलता है वो परमानंद मिलता है, क्योंकि हमारे पास क्या रहता है, उस लोग पूरा दिमाग में रहता है, वो पेशेंट वही सिम्टम बोलता है ना? ऐसा हाँ है। सर। पढ़ोगे तो कितनी बार पढ़ोगे, ऐसा भी है ना। रोज पढ़ना पड़ेगा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद एक आधा आप प्रमित भोजन भूल जाएंगे, वृक्ष भोजन भूल जाएंगे, है ना? हाँ, बराबर है ना? हाँ, हाँ वर्षा सर। ऋतु भूल हाँ। जाएंगे। अरे वर्षा ऋतु मैंने पूछा ही नहीं, वर्षा ऋतु में बढ़ता है क्या, ये पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने बाहर नहीं किया था श्लोक। अच्छा। प्रकुप्यति समीरण कहाँ कहाँ कब कब होता है प्रकुप्यति समीरण? वो श्लोक 4 लाइन का अगर बाहर होगा तो। और ऐसे भी हमारे मंगलाष्ट ये होते हैं, गणेश के स्तोत्र होते हैं, सरस्वती, ये भी बाहर होते हैं, है ना? क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, वैसे बार बार बोलो, फायदा होता है बाहर करने हाँ। का। और दिमाग भी हाँ सर। एकदम शार्प हो जाता है बाहर होने से। जैसे हम डंबल्स मारने के बाद बाइसेप कैसे बढ़ जाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार जैसे बाहर हाँ। करते हैं, तैसे जो ब्रेन के मसल्स है, वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, वो भी ऐसे ताकतवान हो जाते हैं, ये सिद्ध हुआ है। जो बाहर करते हैं ना गुरुकुल में स्टूडेंट लोग, तो इसलिए करना। हम्म। हाँ सर। हाँ, तो उस आपका ओके बोलना, सर। चलना, निदान करना, प्रैक्टिस करना, इसमें अंतर आ जाता है अगर श्लोक बाहर हो गए तो। ओके सर। हम्म। यानी निदान, संप्राप्ति, लक्षण सब बाय हार्ट होने हाँ, चाहिए, है जितना ना? कर सकते हो उतना, बर्डन नहीं लेना है हमें। आज बाबा पेशेंट पांडु का ओके आया, सर। पर मुझे पांडु का पूर्व पे याद नहीं था, कर दो, है ना? ठीक है और सर। आज हाँ। कर दिया, हाँ। चलो कल भूल गए, ठीक है, परसों कर दो, वापस भूल गया, ऐसा नहीं होता कि सालों साल में एक ही श्लोका कर रहा हूँ और वो याद ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बाद में क्या हो जाता है, ब्रेन इतना वो उसको श्लोक को ये कर देता है कि आपने ऐसे गाना गाया तो भी वो श्लोक बाहर से निकल जाता है। अभी आपको पहले के जमाने में शोले के जमाने के मोहब्बत के गाने वो याद करने पड़ते हैं क्या? आज मैंने पूछा गाना, आप अच्छा खासा वो एक लिरिक्स बोल दोगे, बरोबर है ना, मोहब्बते का। अब वो मोहब्बते पिक्चर हाँ। देखा कब है, उसके बाद आपने 1 साल सुना भी नहीं होगा गाना, तो भी आप बोल सकते हो, है ना? तो इतना वो सहज हो जाता है, वैसे ही श्लोक का रहता है ना? हाँ। तो उसका ही हाँ सर। जो नए वैद्य रहते हैं वो डर जाते हैं, और कैसे बाहर करना है, ऐसा नहीं, इतना रोज एक कर दो, 2 कर दो, आपकी कैपेसिटी कितनी है करो, पर करो। आज प्रैक्टिस में ज्वर पेशेंट आया, तो मुझे रसगत ज्वर का श्लोक याद रहना चाहिए, करो। जितना कर सकते हो उतना करो, जितना करोगे उतना फायदा है। और जो बचा हुआ है वो याद रखो, है ना? ऐसा है, पूरी जिंदगी पड़ी है हाँ सर। करने के लिए, है ना? ऐसा है। हाँ। हम्म। और थैंक यू सर। और ये तो क्या है, आयुर्वेद की ब्यूटी है ना? ये ब्यूटी है आयुर्वेद की, ऐसा है। डेविडसन नहीं कर पाया, ठीक है ना? रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण जो है ना? मॉर्निंग स्टिफनेस है मोर देन 1 आवर, दिस इज द लक्षण, है ना? हाँ, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, ये लक्षण है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, है ना? रोमेटॉइड नोडुल, ये रेडियोलॉजिकल लक्षण है। अब इनका श्लोक नहीं बना पाया वो, है ना? आपको ये हाँ याद सर। रखना पड़ता है क्या? मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, बराबर है ना? रोमेटॉइड नोडुल, है ना? ये याद रखना पड़ता है। इसका श्लोक बनाया होता तो आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, रोमेटिक आर्थराइटिस, है ना, गाउट, ये सब सबके श्लोक बने होते तो और इजी पड़ता था। हमको बार बार वापस वो डेविडसन पढ़ना पड़ता है, अरे ये है क्या, अरे वो है क्या, है ना? तो हमारे आचार्य कितने महान थे देखो, उन्होंने सबका श्लोक बनाया, सिर्फ ये लक्षणों का नहीं, वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे होता है, एरोडेड सरफेस कैसे होता है, इसका श्लोक नहीं बना पाया वो डेविडसन। पर हमारे ग्रंथकार ये भी बना पाए, पूरा का पूरा वाङ्मयीन कर दिया आपको, है ना? बहुत इजी कर दिया सब कुछ। इसके आगे हाँ उन्होंने सर। चिकित्सा के भी श्लोक दिया, है ना? वो डेविडसन नहीं कर पाया। NSAID दो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, एंटी रोमेटिक डिसीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग दे दो, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दे दो, ये तीनों का श्लोक कर सकता था तो और याद रहता था किसी का भी, है ना? पर नहीं कर पाया, है ना? हमारे आचार्य कर पाए, है ना? ज्वर की चिकित्सा सूत्र का कर पाए, सबका कर पाए, तो कितना महान शास्त्र है देखो, है ना? हमें पढ़ना है सिर्फ, है ना? तो अगर इसमें भी कोई बोलेगा कि नहीं मुझे श्लोक नहीं बायट करना ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के ही करूंगा, तो इससे बुरी क्या चीज बोल सकते हैं हम, है ना? आगे वाला दे रहा है छप्पर फाड़ के और हम ही नहीं ले रहे, ऐसा हो गया ना। हम्म।
हाँ बराबर सर। है कि नहीं? हाँ सर। ओके, चलो आगे। थैंक यू सर। हम्म देखो, आगे 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 क्या है, अभी नए नए जनरेशन जो जो आ रहे हैं, नए नए वैद्य जो आ रहे हैं, काल के अनुसार, है ना, ये जो चल रहा है, तो काल के अनुसार जो हार्ड वर्किंग है वो कैपेसिटी कम ही हुई है हर एक की, है ना। एक जगह पर 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना, पढ़ाई करना, ये थोड़ा कम ही हुआ है। हाँ, ये जनरेशन का ये है। तो लोगों को क्या चाहिए, इजी कुछ चाहिए। कोई भी ऐसा मैजिक दे दो कि मैं प्रैक्टिस में वो उसमें 4 चांद लाऊं, ऐसा हर एक का ये है। और ह्यूमन टेंडेंसी भी ऐसी है कि कुछ तो मैजिक होना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। हार्ड वर्क किसको करने अच्छा लगता है ना। पर सच रियलिटी ये है कि मैजिक नहीं होता, है ना। तो पहले पहले हम मैजिक के पीछे भागते हैं, ये लो वो लो, ये फ्रेंचाइजी लो वो लो, ये मशीन ले लो वो मशीन ले लो, ये करो वो करो, कर देते हैं सब कुछ। पर सेटिस्फैक्शन की जो चीज़ है वो नहीं मिल पाती, फिर वो इंसान घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। तो ये जो पहले के वैद्यों ने जो मार्ग बनाया है पढ़ाई का, कि पढ़ाई करना, श्लोक बायट करना, है ना, तो वो पागल थे क्या? नहीं थे, है ना। उन्होंने वो राजमार्ग बनाया है। थोड़ा समय लगेगा आपको सेटल होने में, आपको सक्सेस मिलने में, आपको पैसा मिलने में, जो भी है लगेगा, नहीं लगेगा नहीं, पर लगेगा, ये सामने पकड़ लिया। तो भी जब मिलेगा ना सक्सेस, वो आपका खुद का रहेगा, आप में सेटिस्फैक्शन रहेगा, और आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई भी सामने आने दो, कोई भी कुछ कैसे भी केस आने दो, सिद्धांत अगर मेरे कंठस्थ है, सिद्धांत अगर मेरे दिमाग में गए हैं, तो मैं किसी भी प्रकार के केस हैंडल करना कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास जो आएगा ना, वो पैसे देकर नहीं खरीद सकते आप, उसके लिए तपना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। 12 साल होकर भी अभी तक हम संस्कृत ग्रंथ का पठन करते हैं, टीका पठन करते हैं। तो नए नए वैद्यों ने तो करना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए थकना नहीं है, ठीक है। समय के अनुसार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर क्या है, हमारा जो सोना है वो सोना ही रहेगा, ये ध्यान में रखो। तो ये नहीं होना कि अरे ये करूँ क्या वो करूँ, अरे ये करना चाहता है यार, इसका क्लिनिक इसने ऐसा किया तो बड़ा हो गया, 5 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया। ये सब जो लाइटिंग जो है ना, ये आजकल की बहुत बढ़ गई है, लाइटिंग। और लाइटिंग के पीछे जाते हैं नए नए वैद्य, और फिर पछतावा बाद में होता है कि अरे कुछ भी नहीं था, वो तो पूरा हवे का गुब्बारा था। तो ये बाद में बहुत सालों के बाद पता चलने से अच्छा है हवे का गुब्बारा है। इससे अच्छा पहले ही समझ जाओ कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, सिद्धांत हमें करने ही चाहिए, पूर्व पूर्व रूप ये जितने हम कर सकते श्लोका उतने कंठस्थ करनी ही चाहिए। और यही राजमार्ग है और यही फ्यूचर है, ये ध्यान में रखो। इसको कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। हुँ? तो नए नए वैद्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलो। आजकल हर एक लोग मायोपिक से बच्चे से लेके सब लोग चश्मा पहनते हैं। किससे? पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, चश्मा चश्मा, चश्मा, हाँ। स्पेक्टेकल्स पहनते हैं ना, हाँ। तो हर एक का एक क्वेश्चन रहता है, हमें स्पेक्टेकल्स नहीं पहनना है, हुँ, हमको चश्मा उतारना है, तो हुँ। आपके इसमें कुछ है क्या? फिर हाँ, हम लोग उनको कहाँ तक अश्योरेंस दे सकते हैं? हाँ। ऐसा नहीं, मेरे किसी में इसमें क्वेश्चन। एश्योरेंस देना ही नहीं है, पहली बात। हाँ, पहली बात। दूसरे क्या हो गया है, पहले के ज़माने में भी ये था कि लोगों के आँखों से पानी निकलता था, आँखें दर्द करती थी, पर वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते थे, या फिर वो चश्मे वाले के पास नहीं जाते थे नंबर निकालने। वो क्या करते थे, अरे आँखों में इसका सोरस डाल, थोड़ा रेस्ट कर, थोड़ा आँखों पर ठंडे पानी की पट्टियाँ डाल। तो इससे क्या हो जाता है, शरीर में 100 उपचार पद्धति है, शरीर ठीक करता है खुद के शरीर को। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो चश्मा जाता था। अभी क्या हो गया है, आजकल के तो क्या हो गया है, ज़रा पानी आगे आने के बाद नंबर चेक करने देखते हैं। नंबर चेक किया, अगर अभी देखो, मैं अभी ये टीका वचन सूक्ष्म भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। पर अभी मैंने अगर नंबर चेक किया तो भी मेरा कुछ नंबर लगेगा ही लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो हो जाता है क्या है, वो आईबॉल जो है वो एनाटॉमिकली उसके जो मसल्स है, उसमें अगर आपने लेंस लगा दी जिसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो सेट हो सकता है, तो उसका आदत पड़ जाती है, और बाद में फिर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ये पहली बात।
दूसरी बात यह है कि आजकल जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ये सब कुछ बढ़ गया है, तो हमारे सभी में इसमें जो है वो नेत्र का अतियोग बहुत हो रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए बुरी चीज़ है ऐसी नहीं है। ये जेनेटिकली भी चेंज हो रहा है और अगले अगले जो जनरेशन आएगा उसमें भी ये दिखेगा कि उनका अक्षी जो अवयव है वो कम सारता वाला है, मज्जा की सारता कम है, शुक्र की सारता कम है। तो आगे की जो पीढ़ी है उनमें ये जो है वो बीज दृष्टि से ही आई हुई चीज़ है चश्मा बिस्मा, और जो सहज चीज़ है वो असाध्य है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, तो बचपन से जाड़ चश्मा पहन रहा है तो एश्योरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, ये कठिन है। तो उसमें खेलना ही नहीं है ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो ये पहली बात है। ने किया है उनके इसमें केसेस में हम लोग कुछ कर किस में? अगर चश्मा नंबर है लेकिन हाँ वो सुनो, लोग तो नहीं चश्मा जो चीज आती है ना वो तिमिर में आती है हमारे। दूर का नहीं दिखना, नजदीक का नहीं दिखना, जो दूर है वो जरा नजदीक दिखना, नजदीक है वो थोड़ा दूर दिखना, जो छोटा है वो मोटा दिखना, मोटा है वो छोटा दिखना, ये जो सभी है ना ये पटलगत रोग है, ये तिमिर में आते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये सभी पटल में तिमिर की जो जो चिकित्सा है वही करनी। हाँ, तो उसमें क्या है, त्रिफला घृत है, महात्रिफला घृत है। हाँ, और त्रिफला किसके साथ देना है, उसमें उन्होंने सुवर्ण माक्षिक है, अपना लोह है, सुवर्ण है, यष्टि है ना, घृत है, शर्करा है, शहद है, दारवी है, ऐसे अलग अलग चीजें दी है। तो उसके अनुसार जैसे प्रमेय में इस प्रकार की दृष्टि हानि दिख रही है तो त्रिफला दारवी का प्रयोग करना है ना। पांडुजन्य संप्राप्ति दिख रहा है तो सुवर्ण माक्षिक और ये त्रिफला घृत या फिर लोह और त्रिफला घृत इनका प्रयोग कर सकते हैं। पित्त का तुम आपको अनुबंध दिख रहा है, क्षयज संप्राप्ति दिख रही है, क्षय की संप्राप्ति दिख रही है, तो यष्टि और त्रिफला घृत इनका कॉम्बिनेशन, तो ये युक्ति प्रमाण से हम कर सकते हैं। इससे अगर नंबर कम हुआ तो बहुत ही अच्छी चीज है, पर एश्योरेंस किसी को दो मत। ठीक है। हाँ, बाद में जो आंखों के पहले अभी पहला जिन्होंने प्रश्न पूछा, तो आंखों के लिए क्या अच्छा है, शिरोअभ्यंग कोई करता ही नहीं है ना, तो शिरोअभ्यंग तो नित्य करने की चीज है ना, तो कोई करता नहीं, तो शिरोगत रोग, खालित्य बच्चों में पांचवे छठे स्कूल के इसमें खालित्य दिख रहा है, पालित्य दिख रहा है ना, तो ये हमारे ही हमने की हुई गलतियों का नतीजा है। हाँ, कुछ नतीजा कुछ काल की ये है गलतियां और कुछ हमारी गलतियां है। हाँ, कुछ समय की भी गलतियां हैं कि आजकल खाना भी उस प्रकार से मिलता नहीं, केमिकल वाला ये मिल रहा है वो मिल रहा है, वो भी है ना, जो हम टाल नहीं सकते। एयर पोल्यूशन है जो हम टाल नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस है ये नहीं टाल सकते, पर जो टाल सकते हैं हाँ उतना तो टालना चाहिए, बराबर है ना। तो समय के अनुसार कई बीमारियां दिखने वाली है, बच्चे हैं वो चश्मा पहन के आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम ही इतना स्क्रीन देख रहे हैं, नहीं बोलकर भी हमने 7-8 घंटे स्क्रीन देखते हैं दिन में। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका परिणाम, बराबर है ना। कई लोग वो ब्लूटूथ डाल के कान में ये देखते हैं और ये 5-5 6-6 घंटे म्यूजिक सुनते हैं, उनमें क्या होगा, आईटी सेक्टर के लोग हैं वो ऊपर लैपटॉप देखकर वो स्क्रीन देखते हैं, 8-8 9-9 घंटे उनका काम ही रहता है, तो ये जेनेटिकली चेंज नहीं होगा है ना। तो सद्वृत्त दिया है, ये किसके लिए दिया है, कैसा बैठना, क्या करना, ये किसके लिए बैठना है, सिर्फ ये सोशल कंडक्ट नहीं है, ये सिर्फ सोशल कंडक्ट नहीं है कि आप ऐसा बैठना चाहिए, आंखों का ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा ये सोशल कंडक्ट नहीं है, ये आपका जेनेटिक भी चेंज होगा। आप गलत तरीके से आप सालों साल एक चीज करोगे तो, है ना। तो इस प्रकार से है सब कुछ। तो एज ए वैद्य हमें क्या करना है, एजुकेट करना है सोसाइटी को, जितना कर सकते उतना करना है। पिछला जनरेशन जैसा सारता ये अगले के जनरेशन में नहीं होगी, फिर भी जितना हम कर सकते उतना करना। ठीक है, ऐसा है। और एश्योरेंस नहीं देना, इतना बड़े बड़े लेंस लगा रहे और क्या एश्योरेंस दोगे, है ना, तो नहीं देना। क्योंकि सहज रहता है तो सहज व्याधि असाध्य बोले हैं, है ना। तो ये करो बोलना उनको, पादाभ्यंग करो, शिरोभ्यंग करो, ये करो बोलना, ताकि जो और दृष्टि हानि होने वाली है भविष्य काल में वो तो कम से कम रुके, है ना। ऐसा है। क्योंकि एक बार अवयव हानि हो गई ना, देखो शक्ति हानि जब तक हो रही है तब तक आपका चश्मा चलेगा। हाँ, नेत्र की शक्ति हानि है हो रही है किसी भी, तो तब तक आपके जो बाहर की डिपेंडेंसी है तब तक रहेगी। और शक्ति हानि होकर अवयव हानि एक बार हो गई तो अवयव फिर दूसरा नहीं लगा सकते, फिर प्रॉब्लम आ गई, है ना। ऐसा है।
तो एटलीस्ट क्विंट शक्ति हानि हम में रुक सकते हैं। हाँ बोलो। क्विंट में सर, हम्म। स्क्विंट क्विंटाइज में क्या? कुछ कर सकते क्या? वो भी स्ट्रक्चरल हाँ, वो डिफेक्ट है, कुछ स्ट्रक्चरल कर डिफेक्ट है ना। सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आप विहार से ही कर सकते हो, मैं त्राटक करना, तो उससे वो स्क्विंट ये सकता है। उसके साथ जो है आप त्रिफला का ये कर दो, तर्पण कर दो, त्रिफला चूर्ण डाल दो, नेत्र बस्ती कर दो त्रिफला घृत की, ये सब उसके साथ करो। पर ये जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है उसको स्ट्रक्चरली ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो त्राटक और ये सब जो आई की एक्सरसाइज है उनसे अगर हो गया तो हो गया। ओके ऐसा है, क्योंकि जो ऊपर के और ट्रांसवर्स मसल्स है उनमें ये हुआ रहता है सब कुछ, है ना, तो आप वो नहीं चेंज कर सकते। तो ये इस प्रकार से करो। जो सर्जिकल केसेस है जिसको अभी लगने ही वाली है उसको एश्योरेंस देकर ट्रीटमेंट देकर कुछ फायदा नहीं। हाँ, बोलो उनको कि इससे नुकसान नहीं होगा, जो होगा वो लाभ होगा, इस प्रकार से बोल के दे दो। हम्म? यस ऐसा। सर। हम्म। पर जो आंखों की सब बीमारियां है वो सब कुछ तिमिर में आ जाती है। हाँ, मीन्स तिमिर अध्याय में सब कुछ वो कवर हो जाता है। जैसे कुछ त्वचा विकार जो है डर्मेटोलॉजी है वो कुष्ठ में कवर हो जाती है ना, उसी प्रकार से। हम्म। बोलो। इसलिए क्या करो, जो साध्य व्याधि बताए गए हैं शास्त्रकारों ने, जो साध्य व्याधि बताए गए हैं शास्त्रकारों ने, वो व्याधि बहुत है सोसाइटी में। ठीक है, जो आयुर्वेदीय चिकित्सा साध्य व्याधि जो शास्त्रकारों ने बताए गए वो सोसाइटी में बहुत है, उन पर ज़्यादा फोकस करो। हाँ, जो सर्जिकल है, हाँ, जिसका अधिकार शल्य है, उस पर फोकस करने से अच्छा है इस पर ज़्यादा फोकस करो। मतलब क्या, आमवात पे फोकस करो, कुष्ठ पे फोकस करो, अर्श पे फोकस करो, है ना, खालित्य है, पालित्य है, हाँ, ये जो व्याधि है ना इन पर बहुत फोकस करो। हाँ, ज्वर है, पांडु है, जो भी है, इन पर ज़्यादा फोकस करोगे तो वही व्याधि आएंगे आपके पास। हाँ, ऐसा करो। नहीं, सर्जिकल केस भी मैं मेडिसिन से ही सॉल्व करना है, यही करना है, चैलेंज, ऐसे चैलेंज लेकर ऐसा करना नहीं, क्योंकि आप पेशेंट के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, है ना, तो ये हो जाता है सब कुछ। आगे। सर एक 44 years फीमेल लेडी, डायबिटिक लेडी, हाँ। ओके, उसको अभी रेगुलर पीरियड्स है, लेकिन 44। बिफोर cycles she'll get a severe itching in the vulval area, vaginal एक or मिनट, हाँ, surrounding। 44 का डायबिटिक है क्या? डायबिटिक का है सर, ओके। हाँ। हाँ। 44 एज है, हम्म। उसको 10 साल से डायबिटिक है, हम्म। लेकिन बिफोर मेंसेस उसको पूरा लेफ्ट साइड वीकनेस हो जाता था, और जो वेजाइनल एरिया है हम्म। सराउंडिंग्स में सब सिवियर इचिंग, कट्स टाइप, इवन एनल रीजन में भी कट्स रहता है। क्या रहता है? उसको पीरियड की थोड़ा कट कट क्रैक क्रैक क्रैक्स रहते टाइप हैं, ओके ओके। क्रैक हो जाता है बिफोर ओके मेंसेस, ओके। and heaviness, and she'll feel that labia majora, labia minora, it will hang like anything, and it will swollen, it will ओके। swell, it swells, okay, हम्म। and she feels difficulty during that time to walk, हम्म। okay। ये सिर्फ वो पीरियड में रहता है, उसके बाद कम होता है। कम होता है, हाँ। Once she'll get the cycle, it will हम्म। reduce. ओके। Again, to recover, it takes another 2-3 weeks. हम्म। Again, next cycle it comes again, same this thing. ओके। She'll feel like to suicide and all like that. हम्म। Means such a irritation will be there for her. ओके। हम्म। In such हाँ, तो cases, she has tried all the medicines, ओके even allopathy also, our Ayurveda also, but ओके she'll get only temporary. She won't get relief at all. ओके। Okay. 1 or 2 days she may find some changes, and again वो जॉब same क्या करती है? severity will be. Hmm? जॉब क्या करती है वो? जॉब कुछ नहीं सर, हाँ। हाउस वाइफ है। ओके। आगे। उतना ही है सर, ऐसा फिजिकल और रिलेशन से भी कुछ ये नहीं है वैसा। ओके। ओके,
हाँ लेकिन सिवियरिटी ये ज्यादा है, उसको सुनो, कैसा अभी ट्रीट मेन करें? गाइडलाइन बताता हूँ आपको। पहले तो वो डायबिटिक है, हाँ, प्रमेय है क्या वो देखो, हाँ, उसकी दिनचर्या संतर्पणजन्य है क्या, उस प्रकार से है क्या वो देखो। संतर्पणजन्य दिनचर्या है, उस प्रकार से है, तो ज़्यादातर क्लेद दृष्टि रहेगी, पित्त दृष्टि रहेगी, और ये रहेगा। अब जो वेग आते हैं मल के हो, मूत्र के हो, रज के हो, ये वेग जो है वो वात के रहते हैं। और वात क्या करता है, वो वेग लाता है, और जो बाहर निकालना है, रज निकालना है बाहर, तो वो रज को क्या करता है, बाहर निकालता है। इतनी ये सिंपल है। अब ये रज कहाँ से बाहर निकालता है, ये अपना जो ओष्ठ है, हाँ, भगोष्ठ है तो भगोष्ठ से निकलेगा। और मल जो कहाँ से निकलेगा, गुदोष्ठ से निकलेगा। अब ऐसे तीन ओष्ठ रहते हैं, एक मुखोष्ठ, भगोष्ठ और गुदोष्ठ। ओष्ठ जो है वो मांस धातु का बनता है, हाँ हाँ, क्योंकि उसको पकड़ कर रखना है, फेंकना है, इस प्रकार की क्रिया होनी है उसकी, हाँ। अब ये ओष्ठ जो है, इसमें अगर पित्त का, अगर सपोज मल में पित्तानुबंधी मल है, हाँ, तो क्या होता है, ये ओष्ठ है, इसमें ओष्ठकोप हो जाता है, हाँ, ओष्ठकोप हो जाता है, मीन्स क्या, वो जो मल है, चाहे वो रज हो, मल हो, कुछ भी हो, वो ओष्ठ के यहाँ रुक जाता है। और उष्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये अर्श के संप्राप्ति में वर्णित है, हाँ? मेरा खुद का नहीं है। तो वो वहाँ रुक जाता है, और वहाँ अभिष्छंद निर्माण करके, वहाँ दोष युक्त जो मल है, तो वहाँ एक तो वो गुदार्श निर्माण करेगा, दारण निर्माण करेगा, वहाँ सूजन निर्माण करेगा, दाह निर्माण करेगा, ये सब कुछ निर्माण करता है। अब निर्माण क्या करता है, उसके अनुसार ये जो मल है उसमें वो दोष है। समझ में बात आ रही है? अगर उसने दाह निर्माण कर दिया, भगोष्ठ में दाह हो गया, तो समझ लेना क्या है, मल में जो है, रज में पित्त है, रज पित्त जो है वो रजगत हुआ है, पित्त है, तो उस प्रकार से उसकी चिकित्सा करना। उसमें दारण आ रहा है, तो एक तो वात है, नहीं तो पित्त के तीक्ष्ण गुण से भी दारण आ जाता है, हाँ। तो दारण में दाह भी ज़्यादा है, तो गारंटेड उसमें ये भी है। तो वात और पित्त इन दोनों की चिकित्सा करनी रहती है। तो यष्टि घृत वित करके घृत आते हैं, उनका अपान काल में सेवन करना। ये मैं दवाइयाँ क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि दवाई नहीं आपको देनी है, आपको केस डिटेल आयुर्वेदिक की तरफ से लेकर संप्राप्ति भंग करना है। इसीलिए मैंने यष्टि बोल दिया तो आपने यष्टि दे दो, ऐसा मत करो, हाँ। तो यष्टि घृत जो है वो पित्त और वात ऐसी संप्राप्ति बनी है, और गुदोष्ट भगोष्ठ में दाह है, दारण है, इस प्रकार से संप्राप्ति अब बनी है, हाँ, शैथिल्य आया है। तो इसमें ये यष्टि बहुत का अच्छा काम करता है। अब कैसे काम करता है वो इन्हें यष्टि के लेक्चर में बताया है, हाँ? यष्टि ये मांस धातु को बल देने वाला ये सब कुछ है, हाँ, ये होता है। और तीसरा, अगर इन मर्मों को अगर मर्माघात हुआ, मार लगा, कुछ हुआ, हाँ, चाहे वो मैथुन के क्रिया दरमान हो या फिर कुछ अभिघातज, तो भी रक्त दुष्टि होकर इनमें कुछ ओष्ठ में तकलीफें होती है, इसलिए अब का आघात जो ओष्ठकोप ये भी आया है। तो ये ओष्ठों का विचार करते समय मांस का विचार करना पड़ता है, हाँ, और मल का विचार करना पड़ता है कि मल में कौन सा दोष है। अगर दारण दिख रहा है तो एक तो वात का विचार, और नहीं तो पित्त का विचार, ये दो विचार करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। और ये विचार करके अपान काल में वो दवाई देने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बार बार हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो हेतु चल रहे हैं, चाहे वो दिवा स्वाप क्यों ना हो, वो हेतु होता है, हाँ। तो ये छोटे मोटे हेतु भी नहीं निगलेक्ट किया जाते, अगर वो रोज हो रहे तो हेतु बल ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ देखो, उनको दिनचर्या समझाओ। आयुर्वेद जो है वो मेडिसिन बेस्ड साइंस नहीं है, हाँ, ये पहले ध्यान में खुद रखना है, उनको भी बताना है। तो दिनचर्या बदलना ज़रूरी है। और इस प्रकार से यष्टि सिद्ध घृत देना है क्या, गोक्षुर देना है क्या, खाना खाने से पहले गोक्षुर भिक्षुर दिया तो भाई वात पित्त जो दारण, हाँ, उसमें सूजन और दाह ये सब कुछ जो है वो चला जाता है, सिर्फ गोक्षुर अपान काल में देने पर। संप्राप्ति उस प्रकार से बनी है क्या वो देखो। मल का पाचन नहीं हो रहा है, मल में सामता दिख रहा है, क्लेद दिख रहा है, तो मल का पाचन करो, हाँ, तो हरित कैसे वो करना है, तो इस प्रकार से करो। गुद पीछू का रख सकते हो। अगर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं है तो योनि धावन करना, योनि पीछू रखना, गुद पीछू रखना, तो ये होगा, पीछू रहेगा तो नित्य वहाँ उपस न्याय से मांस को पोषण मिलेगा, वहाँ का मांस अच्छा होगा, और वो ओष्ठ है वो अच्छा होगा, उसमें दारण नहीं आएगा। जैसे आप मुख के ओष्ठ को वैसलीन लगाते हो ठंडी में, ये लगाते हो वो लगाते हो, उसी प्रकार से नीचे का ओष्ठ है उसको भी गुद पीछू योनि पीछू रखकर हम वो जो ओष्ठ है उसका मांस धातु अच्छा कर सकते हैं, हाँ। तो दारण किससे किससे आता है, वात से आता है, वात के रुक्ष गुण से आता है, शीत गुण से आता है ना। सर्दियों में फटती है ना त्वचा मुँह की, है ना, या गर्मियों में फटती है, सर्दियों में, हाँ,
तो रुक्ष गुण से आता है, शीत गुण से आता है, पित्त के तीक्ष्ण गुण से आता है। तो ये 3 गुणों का विचार करके किससे हो रहा है ये देखो और उस पर काम करो, है ना। ओष्ठ शब्द ही इससे बना है। उष्ण, वो जहाँ गर्मी महसूस होती है ना, तो वहाँ वो ओष्ठ। तो आपने तीखा खाया तो अल्सर आने लगते हैं, और आज नहीं पता चलता है ना, वो लोग बोलते ना, अरे आज तीखा खाया, अभी कल देखो इसकी क्या फटती है, ऐसे बोलते ना। क्यों कल क्यों फटती है? क्योंकि जब मल प्रवर्तन होता है तब उसको महसूस होता है, अरे मैंने कल चिकन तीखा खाया था, है ना। क्योंकि ओष्ठ पर पहला परिणाम आ जाता है वहां पे। आंतरों में तो आया रहता ही है, पर ओष्ठ में दिखता है वो परिणाम झट से, है ना। तो उस प्रकार से उसका विचार करके बुध पिचु दे दो, अपान काल में जो है दवाइयाँ दे दो, और हेतु क्या और घट रहे वो देखो। सर दिवा स्वप्न और अनटाइमली ईटिंग हाँ, ये और रहता ही है, ऐसे नहीं होता मैं कुछ नहीं कर रही और व्याधि हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। और इनको यही क्यों हुआ, कईयों का दूसरा हो जाता है ना। आपका शरीर का अवयव कौन सा वीक है, सारता किसकी कम है, कहाँ ख वैगुण्य है, इसके अनुसार दोष प्रकोप कहाँ होगा वो डिसाइड होगा, है ना। तो मैंने अनटाइमली फूड खाया तो मुझे अर्श होगा, मेरे दोस्त ने अनटाइमली फूड खाया तो उसको अम्ल पित्त भी हो सकता है, किसी ने अनटाइमली फूड खाया तो उसको दूसरा भी व्याधि हो सकता है। इट डिपेंड्स, है ना। डिपेंड्स ऑन ख वैगुण्य, डिपेंड्स ऑन श्रोतो वैगुण्य, है ना। सब पर डिपेंड रहेगा कि क्या होना है ना। तो इस प्रकार से है। तो इसलिए किसी जो आंखों के लिए बोला ना, तो इसलिए किसी भी चीज का अतियोग होना करना ये ख वैगुण्य निर्माण करने वाली बात है ना। आंखों से ज्यादा देखना, स्क्रीन देखना, इससे आंखों का ख वैगुण्य हो जाता है। फिर जब पित्त का प्रकोप होगा तो आंखें लाल हो जाती है लोगों की, आंखों की बहुत बीमारियां बढ़ गई है ना। तो इसका कारण ये इसमें छुपा रहता है। ऐसा है। बोलो, पूछो, अभी एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। सर मेरे पास एक 52 इयर्स के जेंट्स पेशेंट है। उनका सर बॉडी वेट 62.5 kg है और बर्थ मंथ सर उनका जून का है। और सर अभी उन्हें क्या हुआ है कि प्रोस्टेट मेगैली है सर। सर फिर मैंने क्या कहते हैं 1 महीने से सर उन्हें ना हरड़ू और हमारा कुनखी गुग्गू दिया था, क्योंकि सर उनके बॉडी में पूरा लाइपोमा की टेंडेंसी है। और उन्हें सर 2002 में बीपी का स्टार्ट हुआ, 1991 में सर टाइफाइड डेंगू हो चुका है। और सर हर्निया भी टेस्टिस का ऑपरेट हुआ है उनका 2004 में। तो सर मैंने उन्हें 1 महीने में मुझे अल्ट्रासाउंड में ये मिला कि ब्लैडर का जो इरेगुलरिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन सर प्रोस्टेट का वेट नहीं बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि ग्रेड 2 इंट्रावेसिकल प्रोजेक्शन ऐसा सर है अल्ट्रासाउंड में। सर तो उन्हें क्या देना चाहिए सर? अभी मैंने सर उनको कांचनार कुनखी गुगुड़ हरड़ू ये सर तो चालू किया है। प्रोस्टेट का ये है, उस पर ज्यादा उनको ये करना है ना, पेशाब नहीं जा रही। हाँ प्रोस्टेट का। हाँ सर, तो पहले सर उन्हें ना नाइट में सर। हाँ बोलो। हाँ सर, पहले उन्हें सर नाइट में 4 to 5 टाइम्स उठना पड़ता था। अभी उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक ही बार उठता हूँ और स्ट्रीम भी अच्छी तरह से होती है। लेकिन सर अल्ट्रासाउंड मैंने 2 महीने के बाद रिपीट किया तो उसमें मुझे कुछ वेट पे कोई नहीं असर मिला सर, वैसा ही वेट है उनका। कौन सा वेट क्या मिला, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, प्रोस्टेट का वेट सर नहीं कम हुआ है सर, रेसिडुअल वॉल्यूम। हाँ सर, हाँ। अब देखो, ये ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें ग्रंथियां बहुत होती है। वो लाइपोमा भी ज्यादा है, वहां भी ग्रंथि हुई, हर्निएशन भी हुआ, है ना। तो ये ग्रंथि निर्मित कब होती है? ये वायु के ऊर्ध्वगमन के कारण होती है, वात प्रकोप के कारण होती है। और ऐसे वात प्रकोप अगर पेशेंट में रहा और मांस और मेरुदृष्टि पहले से ही है किसी कारणवश, तो ग्रंथि उत्पत्ति होती है। तो कहाँ जहाँ उसको मिला वहां ग्रंथि उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए ये ग्रंथि के अध्याय में बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ आई है। क्यों? क्योंकि हमें दिखती है ग्रंथि, पर वो हुई रहती है वायु के कारण। तो उनमें पहले मेद दुष्टिकर, मांस दुष्टिकर, ये सब आहार विहार जो कुछ है उन्होंने तरुण अवस्था में किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो हमें हेतु अभी नहीं मालूम। तो वो सब कुछ बंद करना चाहिए, पहली बात।
और बस्ती चिकित्सा होनी चाहिए। ऐसा नहीं 4 दिन की बस्ती होगी, 5 दिन की, 10 दिन की, ऐसे नहीं, 1 महीना बस्ती होनी चाहिए, तब वो वायु की गति ये हो जाती है। हाँ, ये बस्ती जो है ओके। वो आपके प्रोस्टेट के लिए भी अच्छी है, और ये वो बाकी की ग्रंथि है सार्वधिक, उनके लिए भी अच्छी है, तो उनको ये पहले करने बोलना चाहिए। भूख लगती नहीं तब तक खाना नहीं खाना, ये पहला उनको बोलना चाहिए। हाँ, जो जो ग्रंथि निर्मित हाँ। करने के लिए आवश्यक घटक है वो सब बंद होने चाहिए। तो पनीर खाना, ओके सर। स्निग्ध खाना, दिवा स्वाप करना, ये जो जो चीजें हैं वो सब कुछ बंद होने ही चाहिए, वो बोलना है उनको। बोलना है प्रोस्टेट तो हो जाएगा अभी, पर बाद में दूसरी ऐसी जगह, क्योंकि क्या है, लाइपोमा हो गए तो इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि क्या उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, पर अंदर अगर हाँ। विसरल ऑर्गन में कुछ ग्रंथि आ गई तो वो ग्रंथि का हाँ। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जहां ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अगर वहां कोई फिजियोलॉजिकल चीजें जा रही, मूत्र जा रहा है, आर्तव जा रहा है, मल जा रहा है, ऐसी कोई जा रही है स्रोतस है, तो स्रोतस पे अवरोध होकर उसमें तकलीफें आ जाती है, यूरिन का बैकफ्लो हो जाता है, फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सब चीजें होने लगती है, तो तब वो ग्रंथि जो है वो सीरियस लेते हैं लोग, तब तक वो लाइपोमा को सीरियस नहीं लेते। तो उनको ये बोलना कि ये बस्ती उसके लिए नहीं है, सभी ये सब उनको बताना, क्योंकि उनको क्या लगता है बस्ती दिया भी वो मेरी झट से हो गया जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, तो उनको सब बोलना प्रोसेस क्या है। दूसरी बात, हमें दिख रहा है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, पर ये कहाँ यूएसजी से पता चला? यूएसजी नहीं रहती तो क्या करते थे आप, बराबर है ना? तो यूएसजी नहीं रहती तो आप उसका निदान क्या करते थे? मूत्राघात करते थे, बराबर है ना? बराबर है ना, मूत्राघात करते थे कि वो बोल रहा है मूत्र नहीं आ रहा है, तो वातज मूत्राघात हो दिख रहा है, पित्तज है क्या कफज है, वो पहले ये करना। हाँ, उसमें शूलाधिक्य है तो वातज है, दाहादि लक्षण दिख रहे हैं तो वो पित्तज है। हाँ, और कफज के कफज लक्षण दिख रहे हैं, फेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, स्तंभ खंडित दिख रहा है, शूल नहीं है, ऐसा सब कुछ है तो कफज है। इसके अनुसार वातज मूत्राघात का क्वाद देना है, पित्तज मूत्राघात का क्वाद देना है, क्या कफज मूत्राघात का क्वाद देना है, या फिर ये देना है, दवाई देना है, वो डिसाइड होगा। हाँ, तो शूलाधिक्य है तो अधुनाभि नित्य अभ्यंग होना चाहिए, स्वेदन होना चाहिए। हाँ, ये ग्रंथकार कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं कि अवपीड़न करना है, तो खाना खाने से पहले घृत देना और बाद में जीर्णांतिक अवस्था में देना, ये एक कर सकते हैं। हाँ, तीसरी बात, अभी आप वो जो क्या बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बोलना है, तो उसके लिए जो है पाषाण भेद ये बेस्ट दवाई है। ये पाषाण भेद अश्मरी भेदन नहीं करता। हाँ, अश्मरी भेदन तो करता है, पर उसके जो फलश्रुति देखोगे तो उसमें है बस्ती शोधनम, उसका जो ये देखोगे ना भाव प्रकाश का श्लोक देखोगे तो उसमें भाव प्रकाश या फिर इसका होगा किसी निघंटु का, तो बस्ती शोधनम इसका ये है। हाँ, उसका काम है, तो वो काम हमें अपेक्षित है ये इसमें, तो कैसे भी करना है बस्ती शोधन करेगा वो, है ना। दूसरा, अब फिर उनको पता नहीं चला क्या गुल्म हुआ है या फिर ग्रंथि हुई है, नहीं, पाषाण वेद के फिर श्लोक में दिया है कि वे अर्श नाश करता है, गुल्म नाश करता है और अश्मरी नाश करता है, मूत्राघात नाश करता है, ऐसे ये ब्ला 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 और दिए है उन्होंने सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ आया है उसमें। तो पाषाण वेद जो है वो चॉइस ऑफ मेडिसिन है, जब आप बस्ती दोगे, अंदर दवाई दोगे, तो लंबे समय तक जो है वो पाषाण भेद जो कषाय रस का है, हाँ, हिमस्तिक्त है, वो जो देना है वो देना है आपको, ठीक है। तो उससे स्टूल जाएगा, वो प्रोस्टेट की साइज कम होगी नहीं होगी वो हमें मालूम नहीं, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। और सार्वदेहिक जो ग्रंथियों की ट्रीटमेंट चल रही है वात की, वो तो चलनी ही चाहिए। इस प्रकार से करोगे तो यश मिलेगा। ठीक है। और ये देखो, पहले वातज है, पित्तज है, क्या कफज है, मूत्रा, हम तो देखते ही नहीं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ऐसा कोई दवाई नहीं है जो आपके प्रोस्टेट कम करे, है ना। हमारे पास क्या दवाई है, वातज मूत्र कुच्च, पित्तज मूत्र कुच्च, कफज मूत्र कुच्च, है ना। पित्तज दिख रहा है तो हम देंगे उसको शतावरी गोक्षुर भिक्षुर देंगे, तृण पंचमूल का क्वाद देंगे, उसमें बैठो पियो, क्या करना है वो करो, बराबर है ना। बराबर है, क्योंकि वो पित्तज मूत्र कुच्च है। तो अगर वो प्रोस्टोमेगाली है और पित्तज मूत्र कुच्च के लक्षण दिख रहे, तो पित्तज मूत्र कुच्च के जो दवाई बोली, तृण पंचमूल है, शतावरी गोक्षुर है, ये दवाई है वो प्रोस्टोमेगाली कम करने की। हाँ, तो उससे प्रोस्टोमेगाली लिटरली कम होती है। पर आपने वहां पे कोई उष्ण द्रव्य दे दी, जैसे आपने पढ़ा किधर तो कि अरे प्रोस्टोमेगाली है ना, तो उसको क्या करो, अपना कुलत्थ दे दो,
है ना, ऐसा कुछ किधर से तो पढ़ा, ये पढ़ा, तो वो बढ़ जाएगी, है ना। कफज मूत्र कुछ है ना, तो आप दे दो, फिर आप तक्र का सेवन दे दो, है ना। तक्र को अपना क्या बोला है, ये जो करंज का चूर्ण है ना, वो डालकर अगर तक्र पिया तो वो कफज मूत्र कुछ जाता है। पर उस प्रकार के अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं वो प्रोस्टोमेगाली में कफज मूत्र कुछ के, तभी ये ट्रीटमेंट है। पित्त जो कफ मूत्र कुछ में दिखा ये हो गया और आपने दे दिया तक्र, तो फिर और बढ़ेगा। इसीलिए हमारा निदान जो है वातज प्रोस्टोमेगाली, पित्तज है क्या कफज है, जनरली वातज और पित्तज रहती, जनरली वातज और पित्तज मूत्रकुच्च की दवाई देनी पड़ती है। और बहुत सारे केसेस में पित्तानुबंध रहता है, पित्त से पाक के कारण वो शोथ आया रहता है और वो प्रोस्टोमेगाली दिखता है। तो ऐसा होगा तो हमारी दवाइयाँ जो हमारा जो विचार है वो तृणपुंजमूल और शतावरी गोक्षुर की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि पूरी ट्रीटमेंट बदल जाती है। आप गूगल पे क्या करते हैं वैद्य लोग या फिर जो नए हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टोमेगाली ऐसे करते हैं। अब उसमें फिर आएगा कोई, किसी ने तो आर्टिकल लिखा रहता है, कोई तो थेसिस किए रहते हैं, तो उसने बोला रहता है अरे मैंने अधोनाभि क्या किया, अभ्यंग किया, अभ्यंग और स्वेदन किया नित्य, तो क्या हो गया, उसकी प्रोस्टोमेगाली गई। तो ये पढ़कर क्या करता है वैद्य, अरे चलो अधोनाभि स्नेहन स्वेदन करना है। अब इसमें अगर उसकी प्रोस्टोमेगाली पित्तज दिख रही है, पित्तज मूत्रकुच्च दिख रहा है और उसने अधोनाभि तेलाभ्यंग किया तो बढ़ जाएगा, पाक होगा, एब्सेस होगा और कंडीशन वर्सन हो जाती है। फिर वो हमें नाम रखता है कि क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक की, एब्सेस हो गया अंदर, है ना, ऐसी गलतियां होती है, बराबर है ना। क्योंकि पित्तज मूत्रकुच्छ में अधोनाभि जो है वो ठंडे पानी की पट्टियां रखने बोले है शास्त्रकार, है ना, और या फिर ठंडे पानी में बैठना बोले है शास्त्रकार, बोले मेरा कुछ भी नहीं है, शास्त्रकार बोले, तो ट्रीटमेंट पूरी बदल जाती है ना। तो इसलिए कभी भी वो गूगल के नॉलेज पर या फिर ऐसे मॉडर्न के डायग्नोसिस पर नहीं ये रहना डिपेंड, हमारा आयुर्वेदिक निदान करना और उसके अनुसार चिकित्सा देना, और यही राजमार्ग है और इससे यश अच्छा मिलता है। चाहे अंदर कुछ भी हो, वो प्रोस्टेट बड़ी हो, उसमें ग्रंथि आई हो, कुछ भी आया हो, कुछ भी हो, बाहर से हमारे लक्षण किसके दिख रहे, हेतु किसके दिख रहे, यही ढूंढना हमारा काम है ना, ऐसा है। ओके, थैंक यू। और गलतियां क्या होती है, जो कंपनियां हैं वो क्या बनाती है, ऐसे कल्प बनाती है। फॉर एग्जांपल अब प्रोस्टोमेगाली, तो प्रोस्टेट नष्ट करने वाला, प्रोस्टोमेगाली नष्ट करने वाला कोई तो ब्लाब्ला करके दवाई है ना, तो और उसका उस प्रकार से नाम प्लोस्टोब्लास्ट कुछ भी रखेंगे, है ना, उनके एडवर्टाइज कैचिंग नाम रखेंगे। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, वातज मूत्रकुच, पित्तज मूत्रकुच या फिर कफज मूत्रकुच, जो मूत्रल द्रव्य है, जो ग्रंथिनाशक द्रव्य है, कांचनार है, ये है, उसका पूरा कॉम्बिनेशन करके छोड़ देते हैं। तो कभी कभार उसका रिजल्ट मिल भी जाता है अंधेरे में पत्थर मारने जैसा, और कभी कभार कंडीशन वर्सन हो जाती है ना। तो हमारा वैद्यत्व है कि हम अंशांश कल्पना विकल्प संप्राप्ति का विचार करें और उस प्रकार से द्रव्य सिलेक्शन करें। और द्रव्य सिलेक्शन खुद भी नहीं करने, ग्रंथकारों ने सब कुछ दिया है रेडीमेड, तो फॉर्मूले देने। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो रुकेंगे। चलो आज का डिस्कशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ओके।